को नहीं समझ में आया होगा, देन विल गो थ्रू ए क्विक रिकैप। फर्स्ट कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग में सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी है। कोलिनर्जिक ड्रग वैसे है बहुत इजी, उसके नाम के कारण वो सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड लगता है। एक बार उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आ गया कोलिनर्जिक ड्रग का, तो सारी चीजें एकदम इजी हो जाएगी। आपको सिर्फ जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिया था, व्हाट हैपन इन द बॉडी व्हेन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जब वर्क करता है तब बॉडी में क्या होता है, दैट वी हैव टू ओनली सी। एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में बॉडी में जो जो चेंजेस आएंगे, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में बॉडी में जो जो चेंजेस आएंगे वो सारे चेंजेस इस ड्रग्स में आएंगे। सो दैट कि हम लोग को देखना है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या होता है। जैसे कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जो हमने देखा था, रेस्ट एंड डाइजेस्ट में आंखों से लेके पैर तक जो भी चेंजेस आते हैं दैट कम इन द कोलिनर्जिक ड्रग। मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में जो भी चेंजेस हो रहे थे वही लिखना है, कुछ ज्यादा दिमाग को स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। ओके तो और मेन इसमें दो टाइप जो मैंने इजी करके बताया था, व्हाट इज डायरेक्टली एक्टिंग एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग। मेन क्लासिफिकेशन कोलिनर्जिक ड्रग्स का, एक डायरेक्टली एक्टिंग एंड सेकंड इज द इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग में क्या हो रहा था, दो टाइप, एक कोलिन ईस्टर्स एंड अल्कलॉइड। कोलिन ईस्टर्स मतलब देखो, कोलिन ईस्टर्स एक एसिटिकोलिन हमें पता है, एसिटिलकोलिन वी नो इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे नर्व में है। ओके एक एसिटिलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, दैट वो क्या करता है, नर्व इंपल्स आते हैं एंड सिग्नल सामने करेगा। बट वो क्या होता है, एसिटिलकोलिन वाज इजीली डिस्ट्रॉयड बाय कोलिनिस्टरेज। जो हमारे बॉडी में दूसरा एंजाइम है कोलिनिस्टरेज, क्या करता है, एसिटिलकोलिन को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है, मार देता है। तो हम लोग जब भी कोई आईवी सलाइन के थ्रू या दवाई के थ्रू अगर एसिटिलकोलिन का टैबलेट बना लिया और वो दे दिया तो क्या हो जाएगा कि वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारे साइट ऑफ एक्शन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हमने कुछ चेंजेस किए, कुछ फार्मा इंडस्ट्री ने, व्हाट हैपन कि कुछ फार्मा इंडस्ट्री ने कुछ उसमें चेंजेस किए। क्या किया फिर उन्होंने, एसिटिल कोलिन का जो स्ट्रक्चर है, मैं अभी नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, एसिटिल कोलिन का सिर्फ इतना समझो, एक केमिकल फॉर्मूला है, एसिटिल कोलिन का एक स्ट्रक्चर है, उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए। मॉडिफिकेशंस किए मतलब क्या किया, एक ग्रुप निकाल दिया, उसमें से मिथिल ग्रुप निकाल दिया और एक दूसरा अमाइन ग्रुप डाल दिया। ठीक है, दैट इज द मेथाकोलिन। मिथिल ग्रुप की जगह पे अमीन ग्रुप डाल दिया, मतलब मेथाकोलिन। तो मेथाकोलिन या कार्बैकॉल या बैटनैकॉल ये सारे क्या है, ईस्टर्स है। एसिटिल कोलिन के स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज कर दिया, एसिटिल के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया, क्योंकि वो कोलिन ईस्टरेज जो है वो इसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए। मेन थीम सिर्फ यही है कि एसिटिल कोलिन का इंजेक्शन या एसिटिल कोलिन की टैबलेट हम लोग क्यों नहीं खा सकते। अगर वो खाई हमारे ब्लड में गई तो वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बट एसिटिल कोलिन में ही थोड़े थोड़े चेंजेस किए। अभी बेटनेकॉल में क्या होता है, बेटनेकॉल में क्या होता है, जैसे कि एसिटिल कोलिन का स्ट्रक्चर है, उसमें जो बीटा बीटा रिंग होती है ना, उसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं, बस इतना ही है इसमें। सिर्फ ये नाम डिफिकल्ट लग रहे हैं बट दिस आर द ऑल सेम, एसिटिल कोलिन का स्ट्रक्चरल चेंजेस। एल्केलॉइड्स क्या है, जैसे मस्कैरिन, पैलोकैरपीन, पैलोकैरपीन, ये सारे के सारे हमें प्लांट से मिलते हैं। जैसे कि पैलोकैरपीन ये हमारा जैबोरंडी का प्लांट है ना, जो जैबोरंडी जो हेयर के लिए यूज करते हैं वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, दिस इज द पैलोकैरपीन। तो पैलोकैरपीन का यूज मोस्टली किस में होता है, मोस्टली किस में होता है कि आई ड्रॉप्स में करते हैं, मियोसिस करने के लिए, प्यूपिल का साइज छोटा करने के लिए, जो ग्लाउकोमा में होगा। मैं आज आपको ग्लाउकोमा का अगर टाइम परमिट होता है तो एक अच्छा उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या होता है। तो दीज आर द डायरेक्टली एक्टिंग। फिर हमने देखा था इनडायरेक्टली एक्टिंग। जैसे कि डायरेक्टली एक्टिंग में मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली एक्टिंग ये ड्रग आएंगे और डायरेक्ट रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे। तो ये ऊपर के जो भी ड्रग्स है दीज आर ऑल डायरेक्टली एक्टिंग। इसमें एसिटिल कोलिन से कोई लेना देना नहीं है। जो तुम्हारे नर्व के अंदर है एसिटिल कोलिन, अगर ये कम है तो भी उससे कुछ लेना देना नहीं है, डायरेक्टली आएंगे एंड इसको डायरेक्टली स्टिमुलेट करेंगे। ड्रग मॉलिक्यूल ही डायरेक्ट रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे। फिर इनडायरेक्टली एक्टिंग में क्या हो रहा था, इनडायरेक्ट एक्टिंग में एसिटिल कोलिन रिलीज हो रहा था, है ना, एसिटिल कोलिन रिलीज हो रहा था। एसिटिल कोलिन जो रिलीज हो रहा था उसको कौन ब्लॉक कर रहा था, हमारा कोलिनिस्टरेज। ठीक है, तो जो हमारे जो कोलिनिस्टरेज जो ब्लॉक करने वाले हैं, ये देखो इसमें तीन चीजें याद रखो, एक है ACH एसिटिल कोलिन, दूसरा है ACHE एसिटिल कोलिन इस्टरेज। ये एसिटिल कोलिन को ब्लॉक करने वाला था एसिटिल कोलिन इस्टरेज, पर हमने दवाई देके ये DD ड्रग मॉलिक्यूल देके एसिटिल कोलिन इस्टरेज को ही ब्लॉक कर दिया। अभी एसिटिल कोलिन फ्री हो गया तो इसके पार्ट से हमारा
फाइसोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, पायरिडोस्टिग्माइन, एंड्रोफोनियम, रिवास्टिग्माइन। तो दीज आर ऑल द कोलिन ईस्टर्स। ठीक है, ये सारे के सारे एंटी कोलिन ईस्टर्स हैं। एंटी कोलिन ईस्टर्स मतलब कोलिन ईस्टरेज को मारने वाले या कोलिन ईस्टर्स को ब्लॉक करने वाले। इसको ACHE को ब्लॉक कर रहे DD, और ये DD क्या है, ये सारे ऊपर के ड्रग्स, ये सारे ड्रग ऑर्गेनोफॉस्फोरस से लेके कार्बामेट से लेके सारे स्टिग्माइंस, जिसके पीछे भी अगर एमसीक्यू में आया, वाइवा में आया, जिसके पीछे भी फाइसोस्टिग्माइन अमाइंस लिखा होगा, दीज ऑल आर द इनडायरेक्टली एक्टिंग। ओके, ये सब हो गया था। एंड दिस इज M1 M2 M3 के बारे में। अभी इसके एक्शन बहुत इजी है ना। मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम जो भी दवाई है, जो एंटीकोलिन स्टोरेज या फिर कोई भी मैक्सिमम जो दवाई वो काम करेगी ना M1 M2 और M3 पे, क्योंकि NN देखो, NN तो गैंग्लिया पे ही है, एक जगह पे, जो मैंने बताया था नर्व के जो गैंग्लिया पे बैठा है। तो निकोटिनिक रिसेप्टर तो एक तो गैंग्लिया पे हो गया, दूसरा मसल पे हो गया, इसका तो खत्म ही हो गया एक्शन। एक तो गैंग्लिया पे होगा या फिर मसल पे होगा। मेन एक्शन होता है तुम्हारा कोलिनर्जिक ड्रग का M1 M2 M3 पे। जैसे कि M1 में क्या दिया है, प्लस दिया है। M1 में प्लस दिया तो गैस्ट्रिक गैंग्लिया में प्लस होगा, मतलब क्या होगा, स्टिमुलेटरी एक्टिंग होगी, मतलब पेट के अंदर जितने भी सेल्स है, जितने भी एसिड है, जितने भी सिक्रीशन है, सब बढ़ेंगे। CNS में क्या होगा, CNS में वो मोस्टली तुम्हारा मेमोरी रिकॉग्निशन के लिए वगैरह काम करेगा। M2 में क्या होता है, M2 में ब्रेडिकार्डिया होगा। देखो इसमें, देखो इसमें मैंने इसको कंबाइन कर दिया। M1, these are the M1। M1 में क्या कर रहा है तुम्हारा, लर्निंग, मेमोरी एंड मोटर फंक्शन मोस्टली। एंड क्या कर रहा है, इंक्रीज सिक्रीशन, गैस्ट्रिक ग्लैंड में इंक्रीज सिक्रीशन। यही लिखना है, ये आता ही है हमेशा, हर बार एमसीक्यू में, या ANS फेवरेट है इसका। एक क्वेश्चन एमसीक्यू में वाइवा में रहेगा, तो सिर्फ ये दो नाम याद रखना है, गैस्ट्रिक गैंग्लियन, TNS और प्लस का साइन। M2 में दो नाम याद रखना, सिर्फ हार्ट एंड CNS और माइनस का साइन। हार्ट में क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, है ना। एंड CNS में अगर हो जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो एसिटिलकोलिन डिक्रीज हो जाएगा ब्रेन में, तो क्या होगा, ट्रिमर्स आएंगे मोस्टली। M3 इज मेन, सारा का सारा फंक्शन अभी M3 में ही है। जितनी भी दवाइयां हैं मैक्सिमम दैट वर्क्स ऑन आई, GIT, ब्लैडर, ब्रोंकस ग्लैंड। वेरी सिंपल, हमने देखा था पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आई में क्या होता है, आंखों की प्यूपिल्स कम होती है। GIT में क्या होता है, सिक्रीशंस बढ़ते हैं। ब्लैडर में क्या होता है, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्पिंटर रिलैक्स होता है और यूरिनेशन होता है। ब्रोंकस में क्या होता है, ब्रोंकियल सिक्रीशंस बढ़ते हैं और ब्रोंकोस्पाज्म होता है। तो पेशेंट को अस्थमैटिक अटैक आ सकते हैं, पेशेंट की डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस ड्रग। ग्लैंड में क्या होगा, सिक्रीशंस बढ़ेंगे। तो इतना इजी है, सिर्फ आपको एक बार उसका मेन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को आंखों के सामने ला लेना। देन नेक्स्ट हमारा था फिर आज का, ये फिर से वही, हाँ एक मुझे ये बात बतानी थी आपको, एक नया टर्म है जो आपको अगर आया एग्जाम में तो कंफ्यूज ना हो। देखो अभी वो मस्करानिक हो गया M1 M2 M3 प्लस माइनस प्लस। अभी निकोटिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर NN रिसेप्टर, ये देखो इधर वाली डायग्राम मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही समझाई थी। NN रिसेप्टर ये कहाँ पे, गैंग्लिया पे रहता है। गैंग्लिया NN रिसेप्टर की एक ही जगह, वो M3 जैसा आंख नाक कान पे नहीं रहेंगे। NN एक ही जगह पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, तुम्हारा ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे। चाहे वो सिंपैथेटिक गैंग्लिया हो या पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया हो, सिंपैथेटिक ये रेड वाला, पैरासिम्पैथेटिक ये ब्लू वाला, दोनों गैंग्लिया पे, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व पे तुम्हारा NN रहेगा। ठीक है, इतना याद रखना। और वो आगे में जाके क्या सीक्रेट करते हैं, एसिटिलकोलिन। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड रुको। मैं इसके नाम तुमको व्हाट्सअप कर देता हूँ फिर, ठीक है, थोड़ा लेक्चर शुरू, मैं वो भी व्हाट्सअप कर देता हूँ। ठीक, ठीक है। सेकेंड इज यूअर्स स्केलेटल मसल, और बाकी रिपोर्ट्स, हाँ ये दोनों करेंगे। सर आपको PDF करूं रिपोर्ट? PDF कर दो अभी के लिए, कल भेज देना। फिर स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स में क्या है, स्केलेटल्स देखो, स्केलेटल मसल एक तो NN हो गया। NN निकोटिनिक रिसेप्टर बहुत इजी है, निकोटिनिक रिसेप्टर में कुछ भी नहीं है। निकोटिनिक रिसेप्टर गैंग्लिया पे है एक NN, क्यों NN है मतलब नर्व पे, निकोटिनिक जो नर्व पे है उसको NN लिखते हैं, निकोटिनिक जो मसल पे है उसको NM लिखते हैं। ठीक है, तो NM वाले में जो है ना, NN तो हमने सीख लिया। NM में क्या है, इट इज अ entrophoric application of acetylcholine to the muscle end plate cause contraction of the fiber। अगर हमने एसिटिलकोलिन को मसल प्लेट पे लगाया, एसिटिलकोलिन को मसल प्लेट पे लगाया, तो मसल प्लेट में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, वो फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन होंगे। फिर इंट्रा एट्रियल इंजेक्शन, अगर इंट्रा आर्टिकुलर स्पेस है जॉइंट पे, जो आर्टिकुलर स्पेस में उसमें इंजेक्शन दिया तो मसल में
ट्विचिंग एंड फेसिकुलेशन आएगा। देखो इसमें एक नया वर्ड है एंट्रोफोरिक। एंट्रोफोरिक देखो, एंट्रोफोरोसिस मतलब क्या होता है, व्हाट इज एंट्रोफोरोसिस? एंट्रोफोरोसिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी बाय द यूज ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट ऑन द स्किन। स्किन के ऊपर से ड्रग मॉलिक्यूल शरीर के अंदर भेजना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतना ही याद रखना बस। Molecules are transported across the stratum corneum by the electrophoresis and electroosmosis, and the electric field can also increase the permeability of the skin. तो कभी किसी ने पूछा कि एनेट्रोफोरोसिस क्या होता है, तो बोलना स्किन के लेयर से ड्रग मॉलिक्यूल को स्किन के अंदर भेजना विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट। तो एनेट्रोफोरोसिस का कुछ कुछ एप्लीकेशन है, अगर बॉडी में स्वेलिंग है, कैल्शियम डिपॉजिट है, स्कार की टिश्यू है, मसल स्पाज्म है, तो इन सब में यूज होता है। एक नया टर्म है, आपको अगर याद एग्जाम में पूछेंगे नहीं, बट यू कैन जस्ट नो कि अगर तुम्हारे बॉडी में एसिटिलकोलिन मसल पे लगा है तो ट्विचिंग एंड फेसिकुलेशन आएंगे। फिर ड्रग एक्टिंग ऑन रिसेप्टर एगोनिस्ट। फिर डायरेक्टली एक्टिंग में हमने देखा था, अभी उसका क्लासिफिकेशन देखे। डायरेक्टली एक्टिंग में मोस्टली एसिटिलकोलिन, बेथनेकॉल, कार्बेकॉल ये होते हैं। तो डायरेक्टली एक्टिंग वाले क्या करेंगे, they all act like acetylcholine, अभी बताया, but are resistant to the degradation of acetylcholine esterase। ये ड्रग मॉलिक्यूल एसिटिलकोलिन एस्टरेज से नहीं मरेंगे या फिर नहीं हाइड्रोलाइज होंगे। फॉर एग्जांपल एसिटिलकोलिन दे रहे थे हम लोग सलाइन से या फिर आईवी या ओरल, तो एसिटिलकोलिन एस्टरेज उसको मार रहा था, बट बेटनेकॉल एंड कार्बेकॉल में ऐसे चेंजेस है कि एसिटिलकोलिन एस्टरेज उसको कुछ नहीं कर पाएगा। मस्केरानिक इफेक्ट आर मच मोर प्रोमिनेंट देन निकोटिनिक। मस्केरानिक मतलब M1 M2 M3 वाले जो भी इफेक्ट है वो प्रोमिनेंट रहेंगे। अल्केलॉइड्स मतलब जो प्लांट से मिल रहे हैं, पैलोकैरपीन फॉर एग्जांपल हमारा जाबोरांडी वाला प्लांट, आर एक्ट सिलेक्टिवली टू द मोस्टली एंड ऑर्गन ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक कोलिनर्जिक न्यूरॉन। इसके भी मोस्टली मस्केरानिक ही रहते हैं। फिर तुम्हारा नेक्स्ट है, ये सारी चीजें हो गई है, अभी फिर से बताने में कोई ये नहीं है। सीवीएस में ब्रेडिकार्डिया, एवी ब्लॉक, ब्लड वेसल में फॉल इन बीपी, फ्लशिंग, नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज के कारण वैसोडाइलेटेशन होता है, सब यही लिखना है तुमको, फिर आप खुद बता सकोगे। अभी पैरासिम्पैथेटिक में लंग्स में क्या होगा, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगा, अस्थमा हो सकता है, डिस्निया हो सकता है। जीआईटी में क्या होगा, इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी, इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इवैक्यूएशन ऑफ ब्लड, इवैक्यूएशन ऑफ द बॉवेल। किसको देंगे ये दवाई, जिसके बहुत दिन से अटोनिक बॉवेल है, मोशन नहीं हो रहे, ऑपरेशन के बाद बॉवेल अगर काम नहीं कर रहा, तो ऐसे पेशेंट को हमने कोलिनर्जिक दवाई दी तो उसका बॉवेल साफ हो सकता है, प्रोवाइडेड वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, इंट्यूससेप्शन ना हो। यूरिनरी ब्लैडर में वैसे ऑपरेशन के बाद, एनेस्थेसिया के बाद अगर ब्लैडर काम नहीं कर रहा है, ब्लैडर यूरिन नहीं हो रही है, तो ऐसे पेशेंट में भी हम लोग ये दवाई कोलिनर्जिक ड्रग दे सकते हैं। ओके, ये मेनोमनिक्स उसका याद रखने के लिए, अगर नहीं याद आए सिम्टम तो मेनी स्मार्ट लेडीज अल्टीमेटली ब्रिंग डिजास्टर फॉर द ड्यूड्स। फर्स्ट लेटर है मियोसिस, सलाइवेशन। अभी इसका पेशेंट सपोज मियोसिस का है, मियोसिस कौन से इसमें काम आएगा, मोस्टली ये काम आता है तुम्हारे ग्लाइकोमा में। ग्लाइकोमा में क्या होता है, ग्लाइकोमा में तुम्हारा प्यूपिल का साइज कम हो जाने से जो एक्वियस ह्यूमर है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेन इसकी दवाई जो है कोलिनर्जिक की, जो दो इसमें ही यूज होती है, एक तो तुम्हारा ग्लाइकोमा के अंदर यूज होती है जो मियोसिस में होती है, मैं बताऊंगा आपको, और एक सलाइवेशन। सपोज कोई पेशेंट को जॉग्रेन सिंड्रोम जिसमें ड्राइनेस ऑफ माउथ, या फिर किसको कीमोथेरेपी शुरू है जिसका मुंह हमेशा ड्राई रहता है, तो ऐसे पेशेंट को हमें पता है पैरासिम्पैथेटिक ये कोलिनर्जिक दवाइयाँ क्या करती है, सिक्रीशंस बढ़ाएगा। तो तुम्हारे मुंह के अंदर पेशेंट के जो भी माउथ के अंदर जो ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड से उसको स्टिमुलेट करेगी, सिक्रीशंस बढ़ेगा, तो ड्राई माउथ वेट हो जाएगा, तो इसका यूज होगा। लैक्रिमेशन, सपोज किसी का ड्राई आई है ना, जीरोस्टोमिया, या फिर ड्राई आई में क्या होते हैं कि ड्राई आई में अगर ये आई ड्रॉप्स डालते हैं हम लोग कोलिनर्जिक वाले, तो थोड़ा सा ड्राई आई मॉइस्ट हो जाएगा। यूरिनेशन, पेशेंट का यूरिनेशन बढ़ेगा क्योंकि वो तुम्हारा एक्टिविटी बढ़ाता है। यूरिन का क्या करेगा, ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, स्पिंटर को रिलैक्स करेगा, तो यूरिनेशन होगा। ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, डिफिकेशन एंड डिक्रीज हार्ट रेट, दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ द कोलिनर्जिक ड्रग। ये सब में लिख सकते, जो भी कोई ड्रग मॉलिक्यूल आएगा सब में लिख सकते हैं, तो कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं। वही मेन है ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा के अंदर क्या होता है, उसके लिए ना हमें एक बार ग्लाइकोमा की पैथोफिजियोलॉजी सीखना जरूरी, मींस आई के बारे में हमें जानना है। अगर हमें आई के और ग्लाइकोमा के ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है अभी तक, ग्लाइकोमा, राइट अबाउट ग्लाइकोमा एंड एंटीकोलिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक ड्रग्स, यूज ऑफ द कोलिनर्जिक ड्रग्स।
तो कोलिनर्जिक ड्रग में कौन सा मोस्टली होता है? पैलोकैरपिन। देखो ये आई का, देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई दिस इज, इसमें कौन से पार्ट होते हैं मोस्टली, पहले वो देख लेंगे और बाद में मैं आपको एक एनिमेशन बताता हूँ। दिस इज लेंस, प्यूपिल, कॉर्निया, एंटेरियर चेम्बर। ग्लाउकोमा में सबको पता है, पढ़ते ही आ रहे हैं हम लोग कि इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने के कारण ग्लाउकोमा होता है। प्रेशर बढ़ने के कारण ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है और पेशेंट ब्लाइंड हो सकते हैं। दीज आर हैपन, बट इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता क्यों है ना, वो हम लोग देखेंगे। देखो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है, एनिमेशन दिख रहा है ना? ग्लाउकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई डिसीज, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, ये क्या होता है तुम्हारे आंखों में इंट्राऑक्यूलर हाइपरटेंशन, दिस इज इंट्राऑक्यूलर हाइपरटेंशन को ही हम लोग ग्लाउकोमा बोलते हैं। ऑप्टिक नर्व डैमेज और ब्लाइंडनेस हो सकता है पेशेंट को। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई। अभी एक एक पार्ट देखेंगे। दिस इज द एंटेरियर चेम्बर, कॉर्निया, आइरिस, पोस्टीरियर चेम्बर, दिस इज द लेंस एंड दिस इज द विट्रियस चेम्बर। ये पार्ट, एटलीस्ट इतने पार्ट तो भी सबको याद रहना चाहिए कि ये पार्ट कौन से हैं। देखो अभी देखो एंटेरियर चेम्बर एंड पोस्टेरियर चेम्बर, ये जो तुम्हारा आइरिस है, ठीक है, ये जो आगे वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज ये फ्लैप जो दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले आगे सबसे फर्स्ट दिस इज द कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के बाद दिस इज योर आइरिस, ठीक है। ये आइरिस के बाजू में, आइरिस जो फ्लैप है, आइरिस डिसाइड करती है तुम्हारे आंखों का कलर कौन सा होगा। आइरिस के आगे वाला जो पार्ट है, पिंक के जो आगे वाला पार्ट है ग्रीन कलर का, दिस इज द एंटेरियर चेम्बर। और आइरिस के पीछे वाला जो पार्ट है दैट इज द पोस्टेरियर चेम्बर, ओके। और पोस्टेरियर चेम्बर में है तुम्हारा लेंस और पीछे में रहता है विट्रियस चेम्बर। और एंटेरियर चेम्बर और पोस्टीरियर चेम्बर में जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। दिस इज द एंटेरियर सेगमेंट और पीछे वाला है दिस इज द पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट एंड पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट में दोनों चेम्बर्स आएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना है कि एंटेरियर चेम्बर में होता है एक्वियस ह्यूमर, जो तुम्हारा मोस्टली ग्लाउकोमा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज एक्वियस ह्यूमर, तो इसको भूलना मत। एंटेरियर चेम्बर और पोस्टेरियर चेम्बर में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। और पीछे वाला जो बड़ा पार्ट है ना, जो बड़ा पार्ट है उसमें रहता है तुम्हारा विट्रियस ह्यूमर। तो ग्लाउकोमा में होता क्या है, दिस इज द सिलियरी एपिथेलियम। सिलियरी एपिथेलियम का काम क्या है, सिक्रीट द एक्वियस ह्यूमर। हमने देखा था अभी सिलियरी एपिथेलियम का दो काम है। सिलियरी एपिथेलियम क्या कर रही है, सिक्रीट एक्वियस ह्यूमर। यहाँ से ये एक्वियस ह्यूमर निकल रहा है पोस्टीरियर चेम्बर में से, मेरा एरो देखना, पोस्टीरियर चेम्बर में से ये निकल रहा है एंटेरियर चेम्बर में जाके देयर इज अ ट्रैबेक्युलर मेशवर्क। ये जो ये डॉट डॉट्स दिख रहा है दिस इज द ट्रैबेक्युलर मेशवर्क से लेके ये जो यू शेप छोटा सा बीन शेप है, इज अ कैनल ऑफ स्केम से ये वेन्स से बाहर निकलता है। देखो अभी दो चीजें हमेशा याद रखना, ग्लाउकोमा तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बट कोलिनर्जिक में भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से निकल रहा है तुम्हारा एक्वियस ह्यूमर, सिलियरी एपिथेलियम। जो सिलियरी एपिथेलियम है, जो दिस इज द आइरिस, आइरिस को अटैच होकर ऊपर सिलियरी एपिथेलियम। सिलियरी एपिथेलियम का काम क्या है, एक तो एक्वियस ह्यूमर को बनाना एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, लेंस को पकड़ के है। तो ये एक्वियस ह्यूमर यहाँ से निकलेगा और ये बाहर जाएगा ट्रैबेक्युलर मेशवर्क एंड कैनल ऑफ स्केम से बाहर। अगर सपोज इसमें दो चीजें होती है, ओपन एंगल ग्लाउकोमा एंड नैरो एंगल ग्लाउकोमा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, एक तो तुम्हारा सिक्रीशंस बाहर नहीं जा रहा है बराबर, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो सिक्रीशंस जो फ्लूइड है एक्वियस ह्यूमर वो बढ़ेगा और लेंस को दबाएगा। विल सी क्या होता है। देखो दिस इज द एक्वियस ह्यूमर, ये एक्वियस ह्यूमर ऐसा निकल के यहाँ से होके पोस्टीरियर चेम्बर से जाके एंटेरियर चेम्बर में आके वो बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। दिस इज द नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, ठीक है। दिस इज अ ट्रैबेक्युलर मेशवर्क, स्पॉन्जी ड्रेन। और ट्रैबेक्युलर मेशवर्क के ऊपर दिस इज अ कैनल ऑफ स्क्लेम, दिस इज अ कैनल ऑफ स्क्लेम जो वेन्स से मिलेगा और बाहर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चले जाएगा। दिस इज नॉर्मली हैपन,
ग्लाउकोमा में क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। एक कहाँ प्रॉब्लम आ जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक। जो तुम्हारा ड्रेनेज सिस्टम है, ये ट्राबेक्युलर मेशवर्क है, तो ये इसमें ब्लॉकेजेस आएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल छोटा हो जाएगा। ये तुम्हारा कॉर्निया और ये आइरिस के बीच का जो एंगल है वो नैरो हो सकता है। विल सी। ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हुई तो क्या हो गया, इंट्राऑक्यूलर हाइपरटेंशन, प्रेशर बढ़ गया। अगर वो प्रेशर एमसीक्यू में पूछते हैं 20 mm ऑफ एचजी से अगर बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लाउकोमा। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकता है। तो ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो गया तो आपको विजन में प्रॉब्लम आएगा, है ना, विजन लॉस्ट। फिर उसमें सबसे पहला ओपन एंगल ग्लाउकोमा। अभी इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ओपन एंगल ग्लाउकोमा, दिस इज द मोस्ट कॉमन। ओपन एंगल ग्लाउकोमा इज द मोस्ट कॉमन। अभी ये कॉर्निया है, बाहर का स्ट्रक्चर, दिस इज कॉर्निया, और ये आइरिस। इसमें क्या होता है, ये एंगल में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये एंगल ओपन है, दिस एंगल इज ओपन, बट प्रॉब्लम कहाँ जा रहा है इसमें, विल सी। एंगल इज ओपन बट स्लो क्लॉगिंग। क्या होता है इसमें कि ये ट्राबेक्युलर मेशवर्क और कैनल ऑफ स्केम में से जो फ्लूइड जाना चाहिए था, जो एक्वियस ह्यूमर ड्रेन होना चाहिए था, उसमें प्रॉब्लम आ गया। मीन्स तुम्हारे नाले में कुछ तो भी पाइपलाइन में जैमिंग आ गया। एंगल तो ठीक है बट पाइपलाइन जैम हो गई, है ना। दिस इज द ओपन एंगल ग्लाउकोमा। इतना इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ हमें प्रॉपर पढ़ाया नहीं जाता, उसके कारण हम लोग कुछ आता नहीं हम लोगों को। दिस इज वेरी इजी। पाइपलाइन जाम है, एक्वियस ह्यूमर बाहर नहीं निकल रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ओपन एंगल ग्लाउकोमा। ठीक है, ये बहुत एक्यूट, इसमें बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं रहती, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। एंड इसमें मोस्टली याद रखना, ओपन एंगल ग्लाउकोमा पेरीफेरल विजन लॉस होता है। पहले इंसान को अगर वाइड दिख रहा है ना, तो उसका पेरीफेरी का विजन जाएगा, बाद में धीरे 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 करके उसका सेंट्रल विजन पे जाएगा, पेरीफेरी टू सेंट्रल विजन जाएगा। फिर सेकेंड इज द क्लोज एंगल ग्लाउकोमा। अभी देखो इसके डायग्राम, ये देखो, अभी ये एंगल देखो, ये जो एंगल है, ये कॉर्निया वाला जो एंगल है, कॉर्निया और तुम्हारा आइरिस का जो एंगल है वो अभी छोटा हो गया, दैट इज नैरो। एंगल इज स्मॉल नाउ, तो एंगल स्मॉल होने से दिस इज कॉल्ड एज अ नैरो एंगल ग्लाउकोमा। एंगल इज टू स्मॉल। और ये लेंस देखो, ये लेंस आर पुशिंग अगेंस्ट द आइरिस, ये लेंस भी आगे आगे आगे। तो अभी क्या होगा, सपोज यहाँ से फ्लूइड बना, एक तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आए, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन भी आ गया यहाँ पे, ये लेंस छोटी होगी, ये लेंस भी इसको पुशअप कर रही है, और यहाँ से अभी फ्लूइड जा भी नहीं पाएगा। और यहाँ पे ये अभी आइरिस क्या कर रही है, ये आइरिस क्या कर रही है, ये आइरिस ने एंगल क्लोज कर दिया, तो ये जो लिक्विड है ये ट्रैबेक्युलर तक पहुंच नहीं पा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऐसे केस में प्रेशर बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट बढ़ता है, और ये मेडिकल इमरजेंसी है। क्लोज एंगल ग्लाउकोमा या नैरो एंगल ग्लाउकोमा इज अ मेडिकल इमरजेंसी। प्रेशर, एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ आई पेन, रेडनेस ऑफ आई, ब्लरिंग ऑफ विजन, हेडेक, नोशिया, विजुअल हेलोज, अगर ये आया तो मतलब पेशेंट को इमरजेंसी है। ओके, दिस इज अबाउट योर ग्लाउकोमा। तो ग्लाउकोमा के बारे में कुछ पूछा तो यू कैन से। एक छोटा सा 1 मिनट का और एक एनिमेशन है। Aqueous humor is produced by the ciliary body and flows out of the posterior chamber along the lens and iris, through the pupil, and into the anterior chamber, where it is mostly drained through the trabecular meshwork and into Schlemm's canal, located in the iridocorneal angle. Resistance arising within the channel between the iris and lens can disrupt the flow of देखो यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया, aqueous humor, which builds up within the posterior chamber. Obstruction can be due to a primary pupillary block or secondary to an underlying disease. The resulting increase in pressure causes a distension of the peripheral iris to the iridocorneal angle, blocking outflow through the trabecular meshwork. ठीक है, अभी बाहर Now नहीं, that the यहाँ से aqueous नहीं जा humor पा रहा है can no लिक्विड। longer drain out of Schlemm's canal, the intraocular pressure rises
and the typical clinical presentation of acute glaucoma develops. An acute glaucoma attack is an absolute emergency that requires immediate medical attention to prevent possible तो blindness. इसको फिर रूल आउट It करने is के लिए क्या vital that करते हैं, यहाँ पे outflow of सारा the फ्लूइड aqueous जम गया humor is है ना, ये improved. आइरिस और This can यहाँ be पे सारा का accomplished by सारा using फ्लूइड अगर biotic जमा हुआ है agents such as तो क्या करेंगे PTK, फिर अभी, which can open up the iridocorneal angle by reducing pupil size. प्यूपिल साइज को कम करके, प्यूपिल साइज को कम करके आइरिडोकॉर्नियल एंगल को कम करेंगे। ठीक है, दिस विल हैपन, ये कौन करता है, प्यूपिल का साइज कम कौन करता है, बाय योर पाइलोकैर्पिन। बताने का मतलब ये था कि मियोसिस से आइरिडोकॉर्नियल एंगल जो है, आइरिस और कॉर्निया का एंगल कम करके, है ना, उसमें से ये फ्लूइड को ड्रेन होने के लिए जगह बनाते हैं। बस इतना ही याद रखना, बाकी आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। तो दिस इज क्या करता है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल ऑफ द आइरिस, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, मियोसिस और ड्रेन करेगा, और एक्वियस ह्यूमर को बाहर जाने के लिए ड्रेन करेगा। फिर उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है, बट अपने सिलेबस में नहीं है। फिर उसमें लेजर से भी होल्ड करके, आइरिस में लेजर से होल्ड करते हैं, आइरिस में लेजर से होल्ड करके फिर उसमें से भी ड्रेन कराते हैं, बट दैट इज नॉट अबाउट आवर सिलेबस। फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये बताने की जरूरत नहीं है, सलाइवेशन बढ़ता है, लैक्रिमेशन बढ़ता है, स्वेटिंग बढ़ती है, ये सारी चीजें होती है। निकोटेनिक, निकोटेनिक का मैंने अभी बताया है कि निकोटेनिक मोस्टली कहाँ पे काम करेगा, एनएम मतलब स्केलेटल मसल्स पे, स्केलेटल मसल्स पे काम कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे फेसिकुलेशन एंड ट्विचिंग्स होगा। ठीक है, देन तुम्हारा आएगा थेरापेटिक यूज। एसिटिल कोलिन का थेरापेटिक यूज कुछ है ही नहीं, क्योंकि एसिटिल कोलिन क्या करता है, एसिटिल कोलिन नॉट क्लिनिकल यूज, इट हैज वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और ड्यू टू रैपिड हाइड्रोलिसिस बाय एसिटिल कोलिन एस्टरेज, एसिटिल कोलिन एस्टरेज इसको बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर यही चीज है, वो आप पढ़ सकते हो, एसिटिल कोलिन लास्ट लेक्चर में लिया था हमने। लिमिटेशन ऑफ द एसिटिल कोलिन, ये भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ओरल और आईवी एडमिनिस्ट्रेशन इसका यूजफुल नहीं है, क्योंकि सूडोकोलिन एस्टरेज जो प्लाज्मा में रहता है और एसिटिल कोलिन एस्टरेज वो जो जीआईटी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओरल अगर आपने दवाई खाई तो जीआईटी में वो एसिटिल कोलिन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, अगर किसी पेशेंट को सलाइन अगर दी तो सूडोकोलिन एस्टरेज उसको मार डालेगा। ओके, देन बैथनेकॉल, बैथनेकॉल के बारे में मैंने बताया था, ये भी डायरेक्टली एक्टिंग ही है, इट इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिटिल कोलिन एस्टरेज। ठीक है, ये एसिटिल कोलिन एस्टरेज से ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्योंकि हमने एसिटिल कोलिन को मॉडिफाई किया और बैथनेकॉल बनाया हुआ है। डायरेक्टली स्टिमुलेट एम रिसेप्टर कॉजिंग इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड टोन, इट स्टिमुलेट डेट्रिजर मसल। देखो अभी ये बैथनेकॉल क्या काम करेगा, इट स्टिमुलेट एम रिसेप्टर कॉजिंग इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड टोन। अगर किसी पेशेंट का इंटेस्टाइन में अटोनिक इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में मूवमेंट नहीं है पैरालिसिस के बाद या फिर इंजेक्शन के बाद या ऑपरेशन के बाद, तो ऐसे पेशेंट में बैथनेकॉल दे सकते हैं, जो कि उसका इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़े बैथनेकॉल की दवाई से और उसका मोशंस हो। वही सेम ब्लैडर, अगर किसी को यूरिन नहीं हो रही है, पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, प्रोवाइडेड उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी पेशेंट। थेरापेटिक यूज, फिर बैथनेकॉल के बारे में आप लिख सकते हो, थेरापेटिक यूज पैरालिटिक एलियस, यूरिनरी डिटेंशन एंड हेल्पफुल फॉर द पोस्ट सर्जरी अटोनिया ऑफ ब्लैडर एंड जीआई ट्रैक्ट। बस इतना ही लिखना, यू विल गेट द 4 मार्क्स। बाकी कुछ जरूरत नहीं है पढ़ने की। बैथनेकॉल आया बोल देना, ये डायरेक्टली एक्टिंग कोलिन एसिटिल कोलिनर्जिक ड्रग में आता है, ये डायरेक्टली एक्टिंग है और इसके यूज पैरालिटिक एलियस यूरिनरी रिटेंशन में होता है। फिर तुम्हारा पैलोकैर्पिन, पैलोकैर्पिन आपको वो जो क्लासिफिकेशन है उसमें याद आ रहा होगा, पैलोकैर्पिन भी डायरेक्टली एक्टिंग है, बट ये किस में आता है, एल्केलॉइड्स में आता है ना। बैथनेकॉल ईस्टर्स था, ये एल्केलॉइड्स है, एल्केलॉइड्स मतलब ये प्लांट से मिलता है। पैलोकैर्पस माइक्रोफाइलस दिया नहीं है बट ठीक है। लो डोजेस मस्कैर्निक एक्शन, हाई डोजेस निकोटेनिक एक्शन। मोस्टली पैलोकैर्पिन के आई ड्रॉप्स आते हैं, टॉपिकल यूज इन आई, पेनिट्रेट कॉर्नियल मायोसिस एंड डिक्रीज इंट्राओक्यूलर टेंशन ग्लाउकोमा में। बट अभी ग्लाउकोमा में बहुत नए ड्रग्स आए हुए हैं, दैट्स व्हाई पैलोकैर्पिन इज नॉट दैट मच फ्रिक्वेंटली यूज। हम लोग जब ग्लाउकोमा का एक स्ट्रक्चर ये पढ़ेंगे ना, तो उसमें सारे ड्रग मॉलिक्यूल आएंगे एंड में, एड्रेनर्जिक वगैरह जब सब पढ़ेंगे। थर्ड लाइन ड्रग इन ना ओपन एंगल ग्लाउकोमा। ओपन एंगल अभी आपको समझ में आ गया होगा, ओपन एंगल मतलब जो कॉर्नियल एंगल है, आइरिडोकॉर्नियल एंगल, वो ओपन है। जो क्लॉगिंग ऑफ जो आपका जो एक्वियस ह्यूमर ड्रेन होना चाहिए वो ड्रेन नहीं हो रहा है, ओपन एंगल ग्लाउकोमा में काम आएगा। क्योंकि ये क्या करता है, तुम्हारा ट्रेबेक्युलर मेशवर्क जो है ना, ट्रेबेक्युलर मेशवर्क उसको स्टिमुलेट करके वहां से परमिएबिलिटी भी बढ़ाता है। साइड इफेक्ट,
स्टिंगिंग सेंसेशन इन द आई, पेनफुल स्पैज्म ऑफ एकोमोडेशन। इसमें एक साइड इफेक्ट ये है, पेनफुल स्पैज्म ऑफ एकोमोडेशन। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल है बट मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा उसको। पैलोकैर्पिन अल्कलॉइड लिपिड soluble, it is stable to hydrolysis by cholinesterase. Action when applied locally to the cornea produce rapid meiosis and contraction of the ciliary muscle, produce spasm of accommodation, and vision is fixed at a particular distance, making it impossible to focus for a far situated object. इसकी साइड इफेक्ट में क्या हो रहा है, पेशेंट को मियोसिस तो कर रहा है, ड्रेन तो कर रहा है, बट आंखों में स्पाजम हो रहा है, विजन एक जगह पे फिक्स्ड हो जा रही है. So that's why pilocarpine is not the first line drug, not the choice of drug for the glaucoma. Therapeutic use in glaucoma, it open trabecular meshwork around the canal of skin. अभी आज समझ में आ गया ना trabecular meshwork कहाँ पे रहता है. एक 2 मिनट का एनिमेशन देखने से भी अपने कंसेप्ट क्लियर है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. ट्राबेक्युलर मेशवर्क को क्या करता है, पैलोकैर्पिन ओपन करता है. ओपन द ट्राबेक्युलर मेशवर्क अराउंड द कैनल ऑफ स्लेम. उसको खोलेगा तो जो ओपन एंगल ग्लाइकोमा है उसको ड्रेन होने में पाइपलाइन खुल जाएगी. कॉजेज ड्रेनेज ऑफ द एक्वियस ह्यूमर. आईओपी इमीडिएटली डिक्रीजेस और इंट्राओक्यूलर प्रेशर है और तुरंत कम हो जाएगा. ओके. देन मस्करीन जो हमने देखा था इनडायरेक्टली एक्टिंग, डायरेक्टली एक्टिंग में जो एल्कलॉइड है उसके 3 टाइप है, पैलोकैर्पिन, मस्करीन. अभी कौन ज्वाइन हुआ इतना लेट. मस्करीन occurs in a poisonous mushroom, not therapeutically used. ये therapeutically यूज नहीं है और दूसरा वाला भी एराकोलिन भी therapeutically यूज नहीं है, तो हमें इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है. जो इंपॉर्टेंट है पैलोकैर्पिन वो हमने पढ़ लिया. ओके. फिर हमारा है इनडायरेक्टली एक्टिंग. इनडायरेक्टली एक्टिंग वी ऑल नो दिस इज द फाइसोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पायरिडोस्टिग्मीन. ये सारे जिसमें स्टिग्मीन्स लगे हुए हैं, ये क्या करेंगे हमको पता है. अभी इसका एक्शन ब्लॉक एसिड ACHE को ब्लॉक कर देंगे. ACHE को ब्लॉक कर देंगे तो एसिटिकोलिन फ्री हो जाएगा. ACHE इनहिबिटर्स इनडायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक्स भी इनको बोलते हैं. दिस इज द एसिटिलकोलिन एस्टरेज. एंटीकोलिन एस्टरेज. एंटीकोलिन एस्टरेज क्या करते हैं, प्रोटेक्ट ACH फ्रॉम हाइड्रोलिसिस. एसिटिलकोलिन एस्टरेज को एंटीकोलिन एस्टरेज ब्लॉक कर देंगे. मीन्स अभी हमने तो अभी ऊपर में ये सब पढ़ लिया है ना. ये ऊपर में जो आय वाला पढ़ा, मेथाकोलिन, कार्बैकॉल, ये सब पढ़ा. मस्करीन, पैलोकैर्पिन ये इंपॉर्टेंट. अभी इनडायरेक्टली एक्टिंग में कौन है अभी, फाइसोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन. अभी हमें इसमें से पढ़ना है. इसमें से इंपॉर्टेंट है, पहला है क्लासिफिकेशन रिवर्सिबल, सेकेंड है इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल का क्लासिफिकेशन में मोस्टली तुम्हें पढ़ना है कार्बामेट्स. कार्बामेट्स का मैंने लास्ट टाइम एनिमेशन दिखाया था, विल सी अभी टाइम मिलता है क्या. कार्बामेट्स एंड सेकेंड इज द ऑर्गेनोफॉस्फोरस. तो कार्बामेट्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग. इनडायरेक्टली एक्टिंग में पहला है कार्बामेट्स. कार्बामेट्स स्ट्रक्चर रिसेंबल टू द एसिटिलकोलिन, कंबाइन विद द आयोनिक एंड स्टेरिक साइट ऑफ द एसिटिलकोलिन एस्टरेज. देखो ये क्या है, एसिटिलकोलिन एस्टरेज, ACHE. एसिटिलकोलिन एस्टरेज पे तुम्हारा कार्बामेट बैठा, ये एनायोनिक साइड और एक एस्टेरिक साइड. आयोनिक साइड और एस्टेरिक साइड पे कोलिन एस्टरेज के ये दोनों साइड पे कार्बामेट्स जो ड्रग मॉलिक्यूल है, नियोस्टिग्माइन, पायरिडोस्टिग्माइन, ये यहाँ पे आके बैठेंगे और एसिटिलकोलिन एस्टरेज को ब्लॉक कर देंगे. Carbameted enzyme reacts slowly with the water. Temporarily inhibition of the acetylcholine esterase, increased duration of acid. देख ये क्या है, ये इसीलिए रिवर्सिबल में. लुक ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कार्बामेट्स, ये किसका है, रिवर्सिबल है. कार्बामेट्स के भी टाइप, फाइसोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन. तो हम लोग एक ही वर्ड यूज करेंगे कार्बामेट्स, जो रिवर्सिबल है. इसलिए क्या है, टेम्पररी इनिबिशन ऑफ द ACHE. ये ACHE जो है एसिटिलकोलिन एस्टरेज को कार्बामेट्स टेम्पररी ब्लॉक करता है. बट ब्लॉक कौन से साइड पे करता है, आयोनिक साइड पे एंड एस्टेरिक साइड पे. चलो 1 मिनट में देख लेते हैं व्हाट इज आयोनिक साइड एंड एस्टेरिक साइड फिर से एक बार. 3 मिनट फिर से फास्ट. एसिटिलकोलिन आया, एसिटिलकोलिन तुम्हारे एसिटिलकोलिन एस्टरेज तुम्हारे नर्व पे काम किया. एसिटिलकोलिन एस्टरेज इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है. एसिटिलकोलिन को कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है, एसिटिलकोलिन एस्टरेज. फिर हमने एंटीकोलिन एस्टरेज दिया, फॉर एग्जांपल कार्बामाइट दिया. कार्बामाइट ने क्या किया,
कार्बामाइट ने एसिटिल कोलिन एस्टरेज को ब्लॉक कर दिया और एसिटिल कोलिन को बढ़ा रहा है। देखो अभी एसिटिल कोलिन को ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एंटी कोलिन एस्टरेज ने एसिटिल कोलिन एस्टरेज को ब्लॉक कर दिया तो हमारा एसिटिल कोलिन का लेवल बढ़ गया। तो कौन से पेशेंट में काम आएगा? मायस्थेनिया ग्रेविस या जिन पेशेंट को पॉइजनिंग हुआ है, कोलियारी पॉइजनिंग, ऐसे पेशेंट में एंटी कोलिन एस्टरेज काम में आता है। एंटी कोलिन एस्टरेज का फॉर एग्जांपल कार्बामेट्स, उसके अंदर के कोई भी ड्रग्स, नियोस्टिग्माइन, पाइरिडोस्टिग्माइन। फिर दिस इज द एंटीकोलिन एस्टरेज और ये तुम्हारा शॉर्ट ड्यूरेशन इज द एंट्रोफोनियम। इंटरमीडिएट में आएगा तुम्हारा नियोस्टिग्माइन एंड लॉन्ग एक्टिंग में आएगा ऑर्गेनोफॉस्फेट, सेरिन एंड मैलाथियोन इज द एंटीकोलिनेस्टरेज। एंटीकोलिनेस्टरेज ने किसको ब्लॉक किया है? एंटीकोलिनेस्टरेज। ये तीनों दवाइयाँ, यहाँ की जो सारी दवाइयाँ ना, नियोस्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्माइन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, एंट्रोफोनियम, ये सारे के सारे हैं एंटीकोलिनेस्टरेज। ये एंटीकोलिनेस्टरेज ने किसको ब्लॉक किया? ACHE को, एसिटिल कोलिन एस्टरेज। कैची कौन है? एसिटिल कोलिन एस्टरेज। एसिटिल कोलिन एस्टरेज को किसने ब्लॉक किया? एंटीकोलिन एस्टरेज। एंटीकोलिन एस्टरेज मतलब ये सारी दवाइयाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर जो तुम्हारा साइट्स है, साइट्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में लिया था, बट जो लोग नहीं थे उन्होंने मुझे थोड़ा सा, ठीक है, ये तुम्हारा जो साइट है, चलो ठीक है, 1 ही मिनट बाकी है। फिर से लॉगिन करना है क्या बताइए? 15 मिनट के लिए कि कर लेना है? 1 मिनट बाकी है, 40 मिनट हो गए। एनीवन? कर लेते सर। कर लेना है? हाँ सर। चलो ठीक है। हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ रितेश, कर लेते। चलो ठीक है, कल सेम टाइम पे 2 बजे। ओके, सी यू। डन। ओके डन। सर एक पूछना था। बोलो ना। सर जितने भी अभी अपन पढ़ रहे हैं वो